नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। विषय तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। और विषय इतना गंभीर है कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। अगर भारत के लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत को सोचना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि भारत के लोगों को विचार करना इसकी मजबूरी होगी। अब ये जो मजबूरी है वो कैसी है, ये एक सवाल है हमारे चेहरे पर। और हमारे ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि ये मजबूरी है कैसी। तब हम विचार करना शुरू करते हैं कि आखिर इस पूरे विषय को कैसे लिया जाए। हम सब जानते ही हैं कि भारतवर्ष में तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम तरह का के लोग भारत में डिस्टर्ब करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि तमाम तरह की ग्लोबल फोर्सेस भारत में, भारत के अंदर के जो टिपिकल स्ट्रक्चर बन चुके हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर बनने से मतलब है कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं जो अब भारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अंदर या फिर जो आज की केंद्र की सरकार है वो उन स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन कानून का प्रपोजल, तमाम तरह की बातें सामने आई। एक बात ये भी सामने आई कि जो पूरा सीजेपी और जंतर मंतर चल रहा था, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि एफसीआरए का कानून पास ना हो जाए। क्योंकि इस बार एफसीआरए का जो अमेंडमेंट आया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का, वो बड़ा खतरनाक है। और इतना खतरनाक है कि मैं समझता हूं भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति खुश हो जाएगा। आप अगर कुछ पुराना हमारा एक एनालिसिस पर देखेंगे, जब ये प्रपोजल आया था तो आपको सारी चीजें उसमें पता लगेंगे। मैं थोड़ा सा उसको फिर से कंसिडर करता हूँ। एक बात तो ये है कि दिल्ली में ही आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, एसबीआई में अकाउंट खोलना पड़ेगा। और भारत में जो भी प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आपको डिटेल अपना प्रोजेक्ट सरकार के पास रखना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री के सामने रखना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री के सामने जिस प्रोजेक्ट के लिए आपका पैसा आया है, जो भी काम आप कुछ क्या काम करते हैं, आपका पैसा पहले ही आता है और आप ये कहते हो कि हम भारत में मानवता के लिए काम करते हैं, आप ये कहते हो कि हम भारत में भारत के लोगों के लिए काम करते हैं, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं, रूरल एरिया के लिए काम करते हैं, कास्टिज्म के लिए काम करते हैं, फेमिनिज्म के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, कुपोषण के लिए काम करते हैं। आप कहते हो हम भारत में एजुकेशन के लिए काम करते हैं। भारत बहुत गरीब देश है, यहाँ एजुकेशन सरकार दे नहीं पाती, तो हम वो मिशनरियां अपना स्कूल खोलकर वो एजुकेशन देती है। ऐसे कोई भी विचार आपका हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हो कि भाई हम इसलिए करते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है अगर आप भारत के भले के लिए कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप भारत के भले के लिए नहीं कर रहे, अगर आप भारत के भले के लिए कर रहे हो तो फिर एक बात और है कि भाई हमें भी तो बता दो कि अब भारत में किस भले के लिए कर रहे हो। आपके लिए हम रेगुलेशन बना रहे हैं कि आप हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले लीजिए, आपका अकाउंट का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। जो पैसा आपके अकाउंट में आया है उसका ब्याज पे मिलेगा। और ब्याज मिलेगा मतलब वो फिर धीरे धीरे हम आपको, जैसे लोन अकाउंट बनते हैं वैसे हम आपको रिलीज करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा, रिलीज करते रहेंगे। आप भारत का विकास कर रहे हो, किसने मना किया? आप भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसने मना किया? भारत को आगे बढ़ाइए, आपका स्वागत है। लेकिन भारत विरोधी शक्तियां अगर इसमें हैं तो भाई सीधी सी बात है, हिसाब दीजिए। अब जो हिसाब देने की बात आती है, इसमें एक बड़ा खतरनाक क्लॉज डाल दिया भारत सरकार ने। कहा कि भाई देखो, जो संस्था तुमको दान दे रही उसका हिसाब मत दो, उसका हिसाब तो दो, इसके अलावा उसमें फंडिंग किसकी है उसका भी डिटेल हमको दीजिए। मतलब जो संस्था विश्व की आपसे कह रही है कि हम भारत के विकास के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत की माइनॉरिटी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत के बच्चों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, कुपोषण पर पैसा खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करें, इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरा काम ये भी कर लीजिए ना कि जिसने वो धन दिया है, ऐसा कौन दानदाता है, ऐसा संसार में कौन महापुरुष है जिसने आपको धन दिया है, उसका भी हमें परिचय करवा दीजिए। पता तो लगे कि संसार की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत को
कॉन्सेंट्रेट करते हुए भारत में काम कर रही है और सरकार को पता भी नहीं है। सरकार तो उसको भारत रत्न दे जो इतने बड़े स्तर पर काम भारत के लिए कर रहा है। तीसरी बात, सरकार ने ये कहा कि भाई देखो, अगर आप वो हिसाब नहीं दे पाएंगे, आप अगर इन कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो इस पैसे से अगर जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो भारत सरकार का होगा। भाई भारत के लिए कर रहे थे तो भारत सरकार उस पर बैठ जाएगी, आपके अकाउंट पर भी बैठ जाएगी। आपका एफसीआरए अप्रूवल जिसके लिए आपका पैसा आया है, अगर एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन होता है और एफसीआरए का अप्रूवल आपका निरस्त होता है तो याद रखिएगा, आपके पास जो भी पैसा जहां कहीं से भी आया है, जिस संस्था से भी आया है, वो पैसे से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सीज हो जाएगा और भारत सरकार उसका उपयोग करेगी। भारत सरकार आपके आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी क्योंकि आप बता रहे हो। अगली बात ये भी कही गई कि सीधे किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ये 2-3 बातों का मुख्य, मैं इन मेन चीजों की बात कर रहा हूं। ये भारत में इस तरह का प्रपोजल आया तो भारत में तो अपोजिशन तो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ऐसा कह रहे हैं लोग कि अपोजिशन की रोटी दाल ही कहीं फंडिंग से हो रही है। अपोजिशन के पास कोई काम नहीं है, सरकारें बची नहीं है देश भर में। एक आध राज्य में सरकारें हैं अगर कहीं, तो उनसे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चलता नहीं है। तो मोदी सरकार के खिलाफ या सरकार जो पूरे विदेशों से प्रतिबंध लगा रही है उसके खिलाफ आप अपने प्रोजेक्ट कैसे चलाएंगे? अब देखिए कितना बुरा लगता है। ग्रीन पीस भारत में बंद हुआ था, भारत में 2014-15 में ग्रीन पीस बंद हुआ था। ग्रीन पीस से हिसाब मांग लिया था और ये कहा था कि भाई आप हिसाब दो कि आप यहां पर जो धन लाए वो कहां खर्च किया। ग्रीन पीस हिसाब दे नहीं दे पाया तो उस समय ओबामा भारत में आए थे, रिपब्लिकन परेड पर हमने उनको बुलाया था। ओबामा यहां एक भाषण देते हैं, एक बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी कंसर्न के लिए ये जो विदेश से लोग मदद करना चाहते हैं उनके ऊपर भारत को लिबरल होना चाहिए। फिर ओबामा रिटायर हो गए तो उन्होंने तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, तमाम तरह के बयान दिए, अभी भी कुछ दिन पहले भी बयान दिया। आखिर मैं समझता हूं ओबामा को क्या समस्या है? भाई ओबामा, आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, आपके यहाँ भी ये फॉरेन फंडिंग को लेकर कानून है, आप भी बनाते रहते हैं। खैर, वो लगातार कहीं ना कहीं से इन विषयों को उठाते रहते हैं। अभी उनकी पार्लियामेंट में उनके सांसद ने उनकी सेनेट में एक प्रस्ताव रख दिया और कहा कि भाई भारत को अमेरिकन सरकार को दबाव बनाना चाहिए कि भारत सरकार जो है वो एफसीआरए के कानूनों का प्रपोजल ना लाए और एफसीआरए पर इतनी कड़ाई ना बतले, क्योंकि भारत में जो हमारे ह्यूमन कंसर्न के विषय चल रहे हैं वो विषय भारत में बिगड़ जाएंगे और इससे डेवलपमेंट खराब हो जाएगा। भैया हमारा डेवलपमेंट है, आप क्यों खराब हो जाएंगे? हालांकि विदेश मंत्रालय ने उस पर जवाब दिया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई ये तो हमारे इंटरनल कंसर्न है, हम सॉवरन हैं, हम मर्जी हो वैसा कानून बनाएंगे, किसका पैसा भारत में आएगा, किसका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा, किन साधनों से आएगा, ये सब भारत सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। आप वहां से दबाव बनाकर भारत में पॉलिसी नहीं बनाएगा, भारत सरकार अपनी पॉलिसी खुद बनाएगी। ये अब उस समय का भारत नहीं है चंद्रशेखर जी के टाइम का कि रिफॉर्म लाना ही पड़ेगा, और उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, नरसिंह राव के टाइम पर रिफॉर्म के नाम पर एलपीजी पॉलिसी लाए और पूरा बाजार हमने खोल दिया। अब भारत एक बाजार की तरह देखा जाने लगा रिफॉर्म के नाम से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डूब रही थी उस समय सही से चलाने वाला। ये मोदी जी की सरकार है, ये इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और भारत को सुरक्षित करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और भारत सॉवरेन पावर की तरह फंक्शन करे इसके लिए पूरा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ये भी कह रही है विदेशी इंटरवेंशन नहीं करने देंगे, विदेशी पैसा आएगा उसका रेगुलेशन भी हम करेंगे। और भारत विरोधी शक्तियां, ये दो देश विरोधी शक्तियां हैं कास्टिज्म को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर, क्योंकि ओबामा ने तो ये तक कह दिया था कि अगर भारत सरकार न सुधरी तो फिर भारत में रिलीजन के आधार पर पार्टीशन भी हो सकता है, भारत एक और पार्टीशन को देख सकता है और एक पार्टिकुलर ग्रुप भारत में ऐसा अक्सर कहता भी है। लेकिन ये बात तो वो निकल आए, वो बिलबिलाकर बोलने लगे, भारत के अंदर क्या हुआ आप वो समझो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब विषय यही था आज का कि भारत के अंदर क्या हुआ। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिले, मतलब अमित भाई से मिले, अमित शाह जी से मिले। फिर मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी अमित शाह जी को रिक्वेस्ट किया। फिर तमाम चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में तमाम तरह की, ईस्टर्न चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन है या और कैथोलिक चर्चेस, तमाम चर्चेस ऑर्गेनाइजेशंस
मतलब ये मैंने तो विचार भी नहीं किया था। हम तो समझते थे कि सीएनआई और सीएसआई हमारे पास काम करता और एक आध अपने छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन तमाम ईसाई संगठन भारत में इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वो पिछले 2 दिन से कोई यूट्यूब पर डाल रहा, कोई फेसबुक पर आह्वान कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं शालीनता से, वो कह रहे हैं कि हम शालीनता से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब इसको रिकंसिडर करिए, इससे हमारे प्रोजेक्ट गलत हो जाएंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो गलत हो जाएगा, हम जो चर्चे चला रहे हैं वो गलत हो जाएगा, और तमाम तरह के हम यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, अनाथालय चला रहे हैं, वो गलत हो जाएंगे, उनमें गलत हो जाएगा। उनका कहना यह है कि मतलब मेघालय जब 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 मिजोरम सरकार ने कहा, उनके मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि मिजोरम तो अपने आप को मतलब मिजोरम का मुख्यमंत्री तो वो जो म्यांमार से और उधर से जो रास्ता थाईलैंड से खुला था उसको भी खोलने के पक्ष में था, और ये कह रहा था कि नहीं नहीं, ये जो वहां से आए लोग हैं उनको यहाँ शरण देनी चाहिए, हमारा बॉर्डर खुला है, हम इधर से उधर जाते हैं, उधर से अमित शाह जी बनने के बाद उन्होंने सब सीज कर दिया था। उनका कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, अपने भारत में जो करना है वो खेलो, विदेश से कोई आएगा जाएगा नहीं मेरे को। और हम याद रखिएगा कि हम यहाँ रिफ्यूजी या फिर ये कहें कि शरणार्थियों के हम जो कन्वेंशन है उसके पार्ट नहीं है, और हम चूंकि शरणार्थी कन्वेंशन के पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। पर तमाम ऑर्गेनाइजेशनें अब एक आह्वान पिछले 2 दिन से कर रही हैं, और वो आह्वान ये है कि अमित शाह जी इस या सरकार इसको जेपीसी भेजते हैं। जेपीसी भेजने का मतलब है तमाम स्टेक होल्डर्स जो देश में हैं, जिनके पास पैसा आता है विदेशों से, वो सभी से बात करें और वो सभी से बात करके इस प्रपोजल को कंसोलिडेट करें। आप सीधे उसको पास मत कर लिए, आपने हमसे बात नहीं की, आप हमसे पूछ नहीं रहे, आप हमको बता नहीं रहे, आप सीधा संसद में कानून ले आए, हम तो स्टेक होल्डर हैं और स्टेक होल्डर हमारे पास पैसा आ रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है। अब देखो सरकार का इसमें नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि भाई ये फॉरेन फंडिंग जो होती है ये अरबों डॉलर में होती है। ये फॉरेन फंडिंग भारत में जो होती है वो तो हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ठीक करता है, या फिर मैं कहूं कि फॉरेन करेंसी हमारे पास भरता है, क्योंकि एक समय भारत टूटने जा रहा था 1990 में, ऐसा उम्मीद थी कि भारत टूट जाएगा। ए रमनन उस समय गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक के, और उनका बिल्कुल चिंतित थे कि भाई ये तो सब एक खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते का हमारे पास केवल रह गया था, गृह युद्ध में चले जाएंगे। और पेट की भूख, मतलब सिद्धांत नहीं देखती, पेट की भूख फिर भूख देखती है। पेट जब जलता है तो वो आग बहुत बुरी होती है, वो सारे सिद्धांतों को नाश कर देती है, सारे स्ट्रक्चर को नष्ट कर देती है। तो उस समय पेट की भूख भी सामने थी। अभी लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो इतने कड़े कानून बना रहा था कि फंड कम आने लगे। वो फंड हमारी विदेशी जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहता है उस पर भी प्रभाव डालता है, नो डाउट। लेकिन भाई देश को बचाना अति आवश्यक है। देश के अंदर जो पल रहे सपोले हैं, जो अंदर सांप नागनाथ पल रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। इनकी फंडिंग आती है, आप अंधाधुंध पैसा आता है और कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ प्रदर्शन होते हैं, कहाँ कन्वर्जन में होता है। अब इसमें कन्वर्जन करवाने वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें फेसबुक, ट्विटर, सब पर अमित शाह जी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार ऐसे तो मानेगी नहीं, इस सरकार को अगर आंख दिखाई ना तो ये बुलडोजर लगा के गिरा देगी। आंख तो इसको दिखाई नहीं सकते, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। ये जब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मान रही है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर धमकी देते हैं तो उनके पैरेलल खड़ी हो जा रही है, ये विश्व के साथ परिस्थिति मिला रही है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आ रही। तो ये तो इंटरनल मामला है, आप अंदर बैठे हुए हैं, आप यहाँ कैसे रोक लगा सकते हैं, कैसे भारत को वो कर सकते हैं। तो ये सब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेशर नहीं बना सकते, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार उसको भेज दे जेपीसी को। अब जेपीसी भेजने का मतलब है उसमें एक अपोजिशन को भी लेना पड़ेगा, आपको सबको लेना पड़ेगा, और वो इनकी पैरवी करे, वहां पर पैरवी हो कि भाई ये जो विदेशी पैसा आ रहा है, कन्वर्जन के लिए पैसा आ रहा है, मस्जिदों के लिए पैसा आ रहा है, मदरसों के लिए पैसा आ रहा है, या फिर चर्चों में पैसा आ रहा है, अनाथालयों में, अनाथालय तो बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। भारत में जो ईसाई अनाथालय चलाते हैं, उनकी एक रिपोर्ट में किसी की पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन का सबसे बड़ा साधन वो है। अनाथ बच्चों को, जिनके परिवार वाले जेल चले गए, जिनके लोग कहीं और हैं, फंस गए, अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों को अनाथालय ले जाते हैं वो।
और अनाथालय ले जाकर जिस रिलीजन का है वो रिलीजन का नहीं रहता, अनाथालय में ले जाकर वो एक कोई पास्टर और वो उसका नाम ले लेते हैं और फिर वो ईसाई बना देते हैं। आप सोचिए कि अनाथ बच्चों को भारत में ईसाई, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार को इस पर स्टेप लेनी चाहिए कि अनाथ बच्चों का क्या हो, जिनके माँ बाप खत्म हो गए उनकी जिम्मेदारी सरकार ले, राज्य सरकारें ले, म्युनिसिपालिटी ले, जो भी ले उनकी जिम्मेदारी ले और उनके खाने पीने और उनके आगे की व्यवस्था करे। नहीं कर रही, इसलिए मिशनरियां कूद पड़ी कि उनको ओपन स्पेस मिल गया और ओपन स्पेस मिला तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन इसी माध्यम से, अब पेट की भूख है भाई, बच्चा है पेट की भूख है, वो वहां पहुंचा, फिर वो उसी रंग में रंग गया और उसको ईसाई बना दिया। तो वो कह रहे हैं कि साहब ये जो अनाथालय चलते हैं इनमें विदेशी पैसा आता है, इस विदेशी पैसे से पैसे को रोक देंगे तो गलत हो जाए। उनका कहना है भारत सरकार ने जो नया एफसीआरए है उसमें एक चीज और बताइए, एफसीआरए में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका आंशिक पैसा भी लगा है और उस पर एफसीआरए आपका कैंसिल हो जाता है तो आपकी पूरी बिल्डिंग सीज हो जाएगी। अब इनका कहना है कि साहब हमने एक माला उस पैसे से बनवाए थे, 3 माले हमने अपने पैसे से बनाए थे, आप तो पूरी बिल्डिंग ही सीज कर देंगे, आप तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीज कर देंगे, इसके अलावा मुकदमे चलाएंगे, इसके अलावा जेल भेजेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब आप उधम मचा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से कह रहे हैं और होम मिनिस्ट्री ये कह रही है, होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है मिजोरम को और मेघालय को और तमाम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिली, उन्होंने कहा देखो हम ये पैरेलल सिस्टम है, किसी के विरुद्ध नहीं है, ये तो एक सामान्य कानून है, ये ईसाइयों के विरुद्ध या मुसलमानों के विरुद्ध है ऐसा मत सोचिए। आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि ईसाई विरोधी है या मुसलमान विरोधी है, ये तो एक कानून है, ना ईसाई के विरुद्ध है ना मुसलमान के विरुद्ध है, ये एक कानून है और हम कानून पास कर रहे हैं। देश में किसी का भी पैसा, चाहे वो हिंदुओं के लिए आता हो, चाहे मुसलमानों के लिए आता हो, चाहे ईसाइयों के लिए, चाहे किसी के लिए भी आता हो, ये पैसा बिना एक रेगुलेशन के इन्वेस्ट नहीं होगा। आप हिसाब दीजिए क्या समस्या है, आपका पैसा दूध पी रहा है, आपका पैसा ब्याज ले रहा है, आपका पैसा हमारे पास पड़ा है, आपके अकाउंट में पड़ा है, हम आपके अकाउंट से उसको डिलीट नहीं कर रहे, उसके पैसे को निकाल नहीं रहे, आपका पैसा पड़ा है, हम तभी सीज करेंगे जब आप अवैध गतिविधियों में पाए जाएंगे और कानून का उल्लंघन करेंगे। तो होम मिनिस्ट्री कह रही है किसी के विरुद्ध नहीं है, हम पैरेलली सबके लिए इसको लागू कर रहे हैं और भारत में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होगा। फिर क्यों समस्या है भाई, फिर क्यों इस पर उधम मचा रहे हैं, फिर क्यों इस पर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा 2 दिन से चल रहा है। अरे भाई कानून पास तो हो जाने दो, क्योंकि कानून पास होने के बाद एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बैठने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ एफसीआरए पर काम करेगी। अभी तक कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं थी, इस कानून में एक डेजिग्नेटेड एक मंत्रालय टाइप का एक डिपार्टमेंट बना देंगे, वो डिपार्टमेंट सिर्फ यही इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो डिपार्टमेंट सिर्फ यही देखेगा कि जो पैसा आ रहा है इसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ये कहीं गलत जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जब आपके पास पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान है कि भाई पैसा आएगा तो आपको रिलीज करेंगी, जैसे तमाम बैंक रिलीज करते हैं वैसे ही एसबीआई भी रिलीज करेगा आपको, तो फिर क्यों परेशान हो। कानून पास हो जाने दीजिए फिर आगे की बात करिए, लेकिन कानून पास होने के बाद तो बहुत बुरी दुर्दशा होने की संभावना है, क्योंकि ये जो पहले की फंडिंग है, हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव चलाएंगे, आप पीछे से क्या पैसा लेकर क्या कर चुके हैं छोड़ दीजिए, अब जो पैसा आएगा भारत में हम उस पर एफसीआरए में उस पर कानूनी शिकंजा कसेंगे, फिर भी भाई मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि बिलबिला के जो निकले हैं ना, और इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार ने नब्ज पकड़ ली है कि आखिर विरुद्ध जिम खाना क्लब कल्चर पीछे से पड़ा था, ये तमाम तरह की विदेशी फंडिंग पीछे पड़ी थी, भारत में तमाम रिलीजियस कन्वर्जन चल रहे थे, तमाम भारत को डिस्टर्ब करने के लिए नाना प्रकार के साधन चल रहे थे, उन सब साधनों पर बहुत बड़े स्तर पर खेल होने वाला है। अब वो खेल अब समझते हैं ना, उससे पहले ही चिल्ला दिए। हालांकि वो प्रदर्शन जो चल रहे थे भारत सरकार ने उसको भी कल्टी मान लिया, उसको भी तुरंत निपटाना चाहा क्योंकि एफसीआरए का कानून पास करना है। तो पास हो जाने दीजिए भाई, फिर इस पर बात करते हैं। फिर कोर्ट में चले जाना, कोर्ट पहले से सुन नहीं सकता, कोर्ट चले जाना, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आपको रिलीफ दे दे, हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे दे, अगर इसमें कुछ गलत होगा तो कोर्ट सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन पास तो हो जाने दो। आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? मैं समझता हूं आपको लिखकर बताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।